गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आज की हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट टेक्स्ट डिजाइन, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, अगर आया तो। मतलब इसका स्कोप ऐसा है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर उन्होंने ऑप्शन दिया तो आएगा, और हम तैयारी करके बैठे हैं 20 मार्क्स का। मीन्स अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आपके ये टॉपिक आपके 4 चैप्टर्स को इफ़ेक्ट करता है। कौन कौन सा? एक, टैक्स रिबेट एंड रिलीफ को, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो असेसमेंट है, इंडिविजुअल, HUF और फॉर्म, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स में से। HUF और फॉर्म में से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। आपके भी और आपके भी, आपके या तो 16 का आता है या 20 का आता है, और आपके तो 20 का ही आता है। अब क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है उसमें से वो आपसे 2 ऑप्शन पूछ ले, या हो सकता है क्योंकि ये नई चीज़ है तो नई वाली ही चीज़ पूछ ले। चेंज क्या है सर? अल्टरनेट टैक्स रिजाइम है। अल्टरनेट टैक्स रिजाइम में मतलब वो जो हमने टैक्स रेट पढ़ी है ना नॉर्मल वाली, कि पहले 2.5 लाख तक माफ़, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 10 तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसके लिए ये चीज़ न्यू होगी कि ऐसा होता है क्या। सबको पता है प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आप इनकम में आगे बढ़ते जाओगे आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी। बट ये टैक्स अप्लाई करने से पहले आपको हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए? इनकम हमने खुद ने कैलकुलेट कराई है। सबसे पहले पढ़ा हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। सुनना मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ और फोकस करना किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। हमने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, तब आपकी इनकम आई, मतलब कुछ डिडक्शन दी। फिर हमने पढ़ाया आपको PGBP, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में तो हमने जो एग्जेम्पशन दिए वो स्पेसिफिक रीज़न वाले थे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में भी हमने कई स्पेशल चीज़ों पे आपको डिडक्शन दिया, जैसे साइंटिफिक रिसर्च करने पे आपको डिडक्शन दिया, 35 AD के 14 स्पेशल बिजनेस करने पे आपको डिडक्शन दिया। फिर उसके बाद आपको कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट का 33 AB का हमने आपको डिडक्शन दिया। 35 कुछ स्पेशल डिडक्शंस दिए हमने आपको, ताकि आपकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। 10AA का आपको एग्जेम्पशन दिया एक्सपोर्ट करने पर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सैलरी। सैलरी में हमने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिए, काफ़ी सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट कर दिए, लीव ट्रेवल कंसेशन दिया, हाउस रेंट अलाउंस दिया, मतलब लॉजिकली कई सारे आपको डिडक्शंस दिए। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में हमने आपको फैमिली पेंशन के लिए डिडक्शन दिया, और भी कुछ डिडक्शंस दिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया आपको डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम में जब हम बच्चों की इनकम आपके ऊपर क्लब कर रहे थे तब 1500 रुपये का पर चाइल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे थे हम आपको। फिर हमने पढ़ाया आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसमें हमने कई सारे आपको अच्छे अच्छे रूल्स बताए कि एक इनकम को, एक हेड के लॉस को आप दूसरे किसी हेड से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इस साल में नहीं हो रहा तो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके फिर एडजस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं? हर चैप्टर से आपको डिडक्शंस ढूंढ के समझा रहा हूँ कि देखो इस चैप्टर में ये डिडक्शन दिया, इस चैप्टर में ये डिडक्शन दिया, ये डिडक्शन दिया। कई सारे डिडक्शंस देने के बाद फिर हमने आप पे क्या लगाया, टैक्स लगाया। और इवन एक चैप्टर तो हमने आपको पूरा डिडक्शंस का ही पढ़ाया, 80C से लेके 80U का। मतलब हमने आपकी इनकम मल्टीपल ओकेशंस में कम कर दी, फिर जो इनकम बची उसके ऊपर हमने आपसे क्या ले लिया, टैक्स ले लिया। अब ये जो डिडक्शंस हमने दिए ना, ये सबको नहीं मिलते थे। यूँ मान लो 75 to 80% लोग इस डिडक्शंस का बेनिफिट उठाते थे। मेरे जैसे इक्का दुक्का 25% या 20% वाले लोग इनमें से किसी डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं उठाते। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्टरनेट टैक्स रिजाइम तो आया ही मेरे लिए। जैसे आप ये बात कब रियलाइज़ करोगे? पहले आप अल्टरनेट टैक्स रिजाइम समझो, देख के ही समझ में आएगा कि टैक्स की रेट जहाँ पे एकदम से 5% से 20% पे जंप करती थी, अब वो जंप नहीं कर रही है। अब वो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, और ग्रेजुअली भी बहुत लॉजिकली और एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ इंक्रीज़ हो रही है। कैसे? कि पहले 2.5 लाख माफ़, फिर 2.5 लाख 2.5 लाख का स्लैब चलता रहेगा, कि अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 10%,
फिर अगले 2.5 लाख पे 15%, फिर 20%, फिर 25% और फिर 30%। मतलब ये रेट याद रखना तो लल्लू वाला काम है, लल्लू वाला, कि इनकम 2.5 लाख से इंक्रीज करो और परसेंटेज 5% से इंक्रीज करो। हो गई याद। क्या नया? 30% तक आपको आना है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 है, मैक्सिमम 30 तक आना है। इनकम 2.5 लाख से अप टू 2.5, 2.5 टू 5, 5 टू 7.5, 7.5 टू 10, 10 टू 12.5, 12.5 टू 15 और अबव 15, है ना? याद हो गया कि नहीं हो गया? आपको ये समझना है कि ये साला अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है। ये अप्लाई उनके ऊपर हो रहा है जो वो मल्टीपल डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे और उनको ये टैक्स, ये स्पेशली ये वाला टैक्स बहुत बर्डनसम लग रहा था, बहुत हैवी लग रहा था उनको। जैसे मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर मैं दिखाई देता हूँ, है तो बहुत कम, क्योंकि तीनों की इनकम मुझे ही टैक्स देना पड़ता है, तो मैं 5 लाख से इनकम दिखा देता हूँ। कितना? 5 लाख से 5.5 लाख दिखा देता हूँ। तो 5 लाख तक तो मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि 5 लाख तक तो 87A का रिबेट भी मिल जाता है, 0 ही हो जाती है, पर मैं ज़्यादा दिखाता हूँ। अब मैंने 5,20,000 भी दिखाई तो होगा क्या? 5 लाख तक का 12,500 तो लगेगा ही लगेगा। 20,000 का 20% कितना लग गया? 4,000 रुपये और लग गया, 16,500 का मेरे को टैक्स लग गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैंने 5 लाख से 20,000 ही बढ़ाई और 20,000 की इनकम बढ़ा दी, मेरा टैक्स इतना लग गया 16,500। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मेरे को बहुत भारी लगता है। और डिडक्शंस के नाम पे मैं 54 का डिडक्शन क्लेम नहीं करता हूँ। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हमारी कम्युनिटी में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है, तो मैं किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एटीसी में जहाँ भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो सब जगह आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? समझ में आ रहा है क्यों नहीं? मेरे को कोई सैलरी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती तो मुझे 50,000 का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंट भी नहीं आ रहा, तो मुझे, मैंने उसके ऊपर भी, अगर आ भी रहा है तो मैंने उसके ऊपर भी लोन नहीं ले रखा, तो मुझे उसका भी इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा। समझ रहे हो कि नहीं? एटीसी का डिडक्शन नहीं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करता, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा। एटी अभी डिडक्शन नहीं मिला, तो मैं डिडक्शन तो कुछ ले ही नहीं रहा हूँ और टैक्स पूरा बराबर कर रहा हूँ। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने टैक्स की रेट ज़्यादा रखी, क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पे क्या दे दिया आपको? डिडक्शन दे दिया। और मैं गरीब उन मल्टीपल डिडक्शन में से एक भी डिडक्शन नहीं ले रहा हूँ, पर टैक्स हैवी रेट से दे रहा हूँ। हाँ, आधा घंटा तो और चलेगी। मेरी घड़ी नहीं चल रही, लेकिन नहीं, इसकी चाबी भरनी पड़ती है। जब तक चाबी नहीं भरेंगे तब तक चलेगी नहीं। बिना सेल वाली घड़ी है, लेकिन नहीं ला अवस्था। ठीक है, अच्छा सुनो, कहाँ था मैं गरीब, मल्टीपल डिडक्शंस का बेनिफिट ले नहीं पा रहा हूँ और टैक्स हायर रेट से दे रहा हूँ। तो कभी मैं सरकार को कोस रहा था, तो मोदी जी के सपने में आया और मोदी जी लाए ये अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। किसके लिए? अगर एवं ही अल्टरनेट टैक्स रिजाइम ले आएंगे तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, मिनाइल बेटर वाली कौन सी है? ये वाली है ना। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो बेटर वाली कौन सी है? ये वाली। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 भाई 2 ऑप्शन है, 20% से टैक्स दोगे, 30% टैक्स दोगे कि धीरे धीरे टैक्स दोगे, तो आप क्या कहोगे? धीरे धीरे देंगे। तो फिर तो अल्टरनेट बोलने का तरीका ही मतलब ही नहीं था। इट इज़ नॉट एन अल्टरनेट, इट इज़ अ न्यू वन, कि पुरानी वाली को ख़त्म करो और नई वाली ले आओ, कि अब से भाई 5, 20 और 30 नहीं है, 5, 7.5, 5, 10, 15, 20 ऐसे वाली है। हटा ही देते ना, क्योंकि अगर ये बेटर वाली है। इन्होंने क्या दिया? ऑप्शन दिया। ये दोनों टैक्स रिजाइम अभी एप्लीकेबल है और आपके पास आइदर और का ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन है मतलब आप चाहो तो ये अप्लाई करो, आप चाहो तो ये अप्लाई करो। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो कुछ पुराने बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। सर कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? अभी जो मैंने इंट्रो देते टाइम हर चैप्टर के आपको डिडक्शंस गिनाए ना, वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। वो डिडक्शंस छोड़ दो, आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी तो हम टैक्स आपसे क्या ले लेंगे? कम ले लेंगे। और मेरे जैसा गरीब क्या कहेगा? बहुत बढ़िया बात है, मैं तो उन डिडक्शंस में से एक भी क्लेम नहीं करता था, तो मैं तो कौन से वाले पे टैक्स दूंगा? इसी वाले पे टैक्स दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी कोई सैलरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, मैं कोई साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा नहीं करता हूँ, मेरा कोई 3580 का बिजनेस भी नहीं है, मेरा कोई टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट भी नहीं है, मेरा कोई एटीसी से एटीयू में मुझे कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता। तो फिर डिडक्शन तो कुछ भी नहीं रहता, तो मैं टैक्स कौन सा दूंगा? ये वाला दूंगा।
मेरी मर्जी, मेरे पास ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? इट मीन्स अब आपको अल्टरनेट टैक्स रिजाइम अलग से पढ़ाने की जो गरज है ना, वो आपको ये टेबल पढ़ानी नहीं है। ये टेबल तो 5 मिनट की है, मैं दूंगा तो मैं यूं ही याद हो जाएगी। हमें ये देखना है कि अगर ये टेबल अप्लाई कर दें, ये वाला टैक्स रेट अप्लाई कर दें, तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें त्यागने पड़ेंगे। दोनों हाथ में लड्डू कौन रखता है? सिर्फ और सिर्फ सरकार। आप तो दोनों हाथ में लड्डू रख नहीं सकते कि नहीं नहीं हम तो डिडक्शंस भी क्लेम करेंगे और हम तो टैक्स भी किससे देंगे? कम रेट से। तो वो पॉसिबल नहीं है भाई, या तो टैक्स की रेट कम कर ले या तो डिडक्शंस ले ले। अब अगर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है सर समझाओ तो सही, हम अप्लाई करें तो कैसे करें, तो सुनना, यहाँ तो आपने रेगुलर इनकम टैक्स जो पढ़ के आए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्डाइज तरीके से एप्लीकेबल होंगे, सारे डिडक्शन मिलेंगे, सारा टैक्स लगेगा, आप पढ़ के आए हो। टैक्स के बाद आपके पास फिर वो 87A का रिबेट भी है, सरचार्ज भी है, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब अगर आप बस उठ के अल्टरनेट टैक्स रिजाइम में आना चाहते हो तो आपको अब जो मैं डिडक्शंस बोल रहा हूं वो त्यागने पड़ेंगे। कौन कौन से? ये आपके पेज नंबर 679 पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो जिन जिन टेबल पे 2-2 किताब है वो इन वाले गरीबों को सेंड कर दो प्लीज। पेज नंबर 679। मैडम मानसी एक बुक आगे फॉरवर्ड करो। तुम्हारे पास आ गई मनीष सक्षम? 679। अच्छा, इसका फॉर्मल नेम, प्रैक्टिकल नेम अल्टरनेट टैक्स रिजाइम, फॉर्मल नेम सेक्शन 15 BAC। मोस्ट ऑफ द टाइम IPCC में क्वेश्चन आता है तो उसमें निकालता है ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। या फिर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आए तो क्वेश्चन में हमेशा ये ज़रूर आता है इग्नोर सेक्शन 115 BAC। तो भाई अल्टरनेट टैक्स रिजाइम को इग्नोर करो, नॉर्मल तरीके से ही क्या लगा दो आप, तो टैक्स लगा। तो आपको ये नंबर याद रहना चाहिए, 115 BAC मतलब अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। अरे ले यार 115 BAC बस। अब डिडक्शंस कौन कौन से त्यागने पड़ेंगे? देख अभी सर त्याग करना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। तो 1 बाय 1 इन्होंने बहुत अच्छे से उसको फ्रेम कर रखा है। हम सिर्फ अंडरलाइन करेंगे कि हमें क्या याद रखना है, ठीक है? तो पेज नंबर 679 पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, कि जब आप सैलरी कैलकुलेट करते थे तो उसमें से कौन कौन से डिडक्शंस अब नहीं मिलेंगे। तो पहला लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन याद है आप लोगों को? कौन सा लीव ट्रेवल असिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन से गए क्या, प्लेन से नहीं गए तो ट्रेन जाती है क्या, ट्रेन नहीं जाती तो बस जाती है क्या, बस भी नहीं जाती तो ट्रेन जाती तो कितना लेती, याद आया? तो वो वाला डिडक्शन अब नहीं मिलेगा। अब अगर आपकी एम्प्लॉयर ने आपके छुट्टियों पे घूमने फिरने में जो खर्च किया है वो 100% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, अगर ये रेट एप्लीकेबल करने में। डन। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस, याद आया? एक्चुअल अमाउंट रिसीव 40% ऑफ 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, डिडक्शन नहीं मिलेगा। पूरा हाउस रेंट अलाउंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014। अब ये कौन सा है? हमने इसको सेक्शन नंबर से याद नहीं रखा। तो जितने भी आपके एग्जेम्प्टेड अलाउंस थे ना, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड अलाउंस थे, चलो मेरे याद दिलाऊँ आपको। अलाउंसेस की 3 कैटेगरी थी, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड। फुली टैक्सेबल हमने याद नहीं करा, फुली एग्जेम्प्टेड हमने याद रखा है। फॉर अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, सार्क मेंबर स्टेट, अलाउंस बाय UNO, UPSC चेयरमैन। डन। फिर पार्टली एग्जेम्प्टेड में 2 कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट स्पेंड और अप टू सर्टेन लिमिट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट स्पेंड में ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, डेली एंड हेल्पर, एकेडमिक एंड यूनिफॉर्म। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लिमिट में चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद था आपका स्पेशल ट्राइबल एरिया अलाउंस, है ना, कंपनसेटरी अलाउंस 200 रुपीज़ पर मंथ। फिर उसके बाद था ट्रांसपोर्ट अलाउंस
डिसेबल्ड पर्सन के लिए 3200, फिर था आपका अंडरग्राउंड अलाउंस 800, फिर था आपका काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस 3900। ओ सोच रहे हो ओहो इतने सारे थे। हाँ, सैलरी के चैप्टर में हमने ये सारी बातें पढ़ी है। इतने अब सुन, अब ये तेरे जैसों के लिए इतने सारे हमने पढ़े ना, कुछ भी अलाउड नहीं, कोई सा भी अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है, सिर्फ ये 3-4 जो आगे ब्रैकेट में लिख रखे हैं तो उनको अंडरलाइन करके लिख दो अलाउड। कौन कौन सा? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, बस ये 4 अलाउंस अलाउड। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा वाला? वो लंगड़े लूलो वाला 3200 वाला वो, और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अप टू द अमाउंट ऑफ स्पेंट वाला वो, डेली भी अप टू अमाउंट स्पेंट वाला वो। तो 3 तो पार्शियली में अप टू अमाउंट स्पेंट वाला, और एक अंधे बहरे लूले लंगड़े वाला, ठीक है। तो ये 4 के सिवा कोई सा भी अलाउंस अलाउड नहीं। तो तुझे क्या याद रखने? 4 सैलरी में 4 अलाउंस अलाउड है। कौन सा वाला? अल्टरनेट टैक्स रिजाइन में, बाकी कोई सा भी अलाउड नहीं। आपको तो सब याद रखना है कि वहाँ पे कौन कौन सा अलाउड है, और यहाँ पे सिर्फ 4 अलाउड है, बाकी कोई सा भी अलाउड नहीं। डन, ओके। नेक्स्ट, अलाउंसेस टू एमपी एमएलए कट कर दो। एमपी एमएलए का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो उनके अलाउंसेस पहले एग्जाम थे, अब अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 4 से 5 स्टार में सुपर स्टार लिख दो इसके ऊपर। हर क्वेश्चन में अगर सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आपको अल्टरनेट टैक्स रिजाइन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो होता क्या है समझना। जब क्वेश्चन सॉल्व करने का आएगा ना, तब कैसे आएगा? पहले अपन नॉर्मल तरीके से इनकम कैलकुलेट कर चुके होंगे, अपन टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अब वो कह रहा है अल्टरनेट टैक्स रिजाइन भी कैलकुलेट करके बताओ हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करें। तो हम तो पहले सारे रीति रिवाज से गाजे बाजे के साथ 7 फेरों के साथ पूरी इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उस इनकम में अपन ने सारे डिडक्शंस दिए होंगे, जो डिडक्शन हमने दिए हैं वो डिसअलाउड करना, तो वही डिडक्शन वापस से क्या करना है? ऐड करना। दोबारा से रीति रिवाज फॉलो नहीं करूँगा, वो इनकम लूँगा और उस इनकम में जो डिडक्शन डिसअलाउड है वो वापस से क्या करता जाऊँगा? ऐड करता जाऊँ। उसमें सबसे पहला आएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि वहाँ आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया होगा, इस 50,000 को आप वहाँ पे क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिवर्स ही चलेंगे अपन, इनकम उठाएंगे, जो डिडक्शन डिसअलाउ करने वो वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर आएगा क्वेश्चन में, 5 स्टार लगा लिए। उसके बाद परक्विजिट्स ऑफ फ्री मील्स, अंडरलाइन कर लो फ्री मील्स, क्वेश्चन में बहुत कम आता है, लेकिन आपको पता है 50 रुपये का खाना माफ़ करते हैं ना, वो यहाँ पे माफ़ नहीं है, सब क्या है? टैक्सेबल। डन। तो ये तो निमट गया सैलरी में थोड़े नंबर ऑफ रूल्स ज़्यादा थे, लेकिन आपको जो याद रखना था वो क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको जो याद रखना है वो क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। डन। और आईपीसीसी वालों को जो याद रखना है वो क्या है? सारी चीज़ें, क्योंकि आपको तो सैलरी के चैप्टर में ही अल्टरनेट टैक्स रिजाइन आ गया। बीकॉम में गरीबों में अल्टरनेट टैक्स रिजाइन तो कब आया? पढ़ाया उसके बाद आया है ना। और इन भगवानों के चैप्टरों में कब आते हो? वो पढ़ाते तो है नहीं, क्वेश्चन पहले से आने लग जाते। समझ में आया? तो आपको तो सब याद रखना। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मात्र एक चीज़ याद रखनी है, क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे जो हमें डिडक्शन मिलता था 30,000 2 लाख का, अब नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा। रेंटेड हाउस है तो इंटरेस्ट के ऑन लोन भी मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे जो मिलता था ना आपको स्पेशल वाला, वो नहीं मिलेगा बस। डन। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो सारे अंबानी अडानी वाले डिडक्शन है, जो मिलते ही किसको थे? अंबानी अडानी। और अंबानी अडानी कभी भी अल्टरनेट टैक्स रिजाइन में जाएगा ही नहीं, वो तो कहाँ पे जाएगा? यहीं पे जाएगा, उनको ऐसा फ़ायदा नहीं मिला, वो तो सारे डिडक्शंस क्लेम करता है, तो इधर ही जाएगा। कौन कौन सा था? एक तो 10AA सेज वाला। सर ये 10AA सेज इन आईपीसीसी वालों को पता नहीं होगा। तो सर ये 10AA सेज क्या है? कि अगर आपकी यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिचुएटेड है और अब आप वहाँ रह के जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उसके प्रोपोर्शनेट में जो आपका प्रॉफिट है वो क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने कोई एग्जेम्पशन माइनस करी है तो वापस से क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। डन। एक सिंगल स्टार लगा लो, इसके सिंगल स्टार लगा लो, इक्का दुक्का क्वेश्चन में आएगा। डन। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। एडिशनल डेप्रिसिएशन समझते हो आप लोग कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता था। अब वो नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो 15% का डेप्रिसिएशन मिलता है वही मिलेगा, एडिशनल 20% वाला डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। डन। नेक्स्ट, डिडक्शन इन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर बैंड। आप रबर बैंड नहीं, रबर
टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, तो आप यहाँ पे लिख लो 33AB। 33AB है ना, बस उसको अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन में तो नहीं आएगा ये। 33AB को अंडरलाइन कर लो सिर्फ। डिडक्शन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पे एक स्टार मार्क कर लो और अंडरलाइन कर लो साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आपको साइंटिफिक रिसर्च पे डिडक्शन मिलता है 100%, वो अब नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। नेक्स्ट फिर है आपका 35AD सी वाला, इस पर 2 स्टार मार्क कर लो। ई वाला जो है 35AD, अब आपको 35AD का भी जो स्पेशल डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। 35AD का स्पेशल डिडक्शन क्या है, मैं इन नए बच्चों को समझा देता हूँ तो पुराने वालों को अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 35AD एक स्पेशल सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने, और उस सेक्शन के अंदर 14 अलग अलग स्पेसिफिक बिजनेस बताए हैं जो स्पेशल बिजनेस है जिसकी देश में कमी है, दुनिया में नहीं देश में कमी है। तो सरकार चाहते हैं कि आप ये वाला बिजनेस करो। अगर आप ये बिजनेस करोगे तो उस बिजनेस को करने में आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 100% क्या हो जाता है, आपको अलाउड हो जाता है। आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो 100% अलाउड नहीं होगा, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन उनके बताए हुए 14 में से कोई एक बिजनेस कर लिया तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 100% क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? अब अल्टरनेट टैक्स रिजाइन में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 100% अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा, इस जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जब आप, ये मैं हाई लेवल वाली बात बता रहा हूँ, दिमाग लगेगा। अब जब आप नॉर्मल टैक्स में से इनकम को उठाओगे और उसमें वो डिडक्शंस वापस से क्या करोगे, ऐड करोगे, तो अगर आप 35AD का डिडक्शन ऐड करते हो तो उस 35AD के डिडक्शंस के अगेंस्ट में नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या करोगे, फिर माइनस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात समझ में आई? मतलब एग्जाम्पल लेके बताऊँ, आपकी इनकम है 10 लाख रुपये, ठीक है, आपकी इनकम जो आई थी 10 लाख रुपये, 35AD का जो आपका डिडक्शन आया था ना वो आया था 20 लाख रुपये। क्यों? क्योंकि आपने 20 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आपने कोई बिल्डिंग बनाई थी, 20 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। तो अब आप जब अल्टरनेट में जाओगे तो आप इस 10 में से वो जो पहले 20 आप माइनस कर चुके हो वापस से क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, है ना। तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 30, फिर लगेगा अल्टरनेट टैक्स रिजाइन। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपने पूरे 20 को डिसअलाउ कर दिया तो उस 20 लाख की बिल्डिंग पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता 2 लाख का वो तो अलाउ करो, तो अब इसमें से 2 लाख रुपए क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। अल्टरनेट टैक्स रिजाइन के लिए आपकी इनकम कितनी बची, 28 लाख। 28 लाख पे ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? डन। तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में से मेरे हिसाब से सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है आपको, एक तो 10AA और एक लास्ट में 35AD। डन। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नो स्पेशल पॉइंट, कोई ऐसा डिडक्शन नहीं है जो वहाँ पहले अलाउड था अब अलाउड नहीं है। मतलब कैपिटल गेन में ओल्ड और न्यू दोनों क्या है, बराबर है। जो एग्जेम्पशन वहाँ मिलते थे वो अभी भी आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? इवन स्पेशल कैपिटल गेन में आपने स्पेशल रेट्स पढ़ी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल स्लैब लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना लगता है, 20%, शॉर्ट टर्म 111 पे कितना लगता है, 15%, लॉन्ग टर्म 112A पे कितना लगता है, 10%। तो बेटा जो स्पेशल रेट्स हैं वो तो अभी भी लगेगी, स्पेशल रेट्स जो हैं वो तो अभी भी लगेगी। न्यू टैक्स रिजाइन, अल्टरनेट टैक्स रिजाइन सिर्फ स्लैब वाली इनकम के लिए है। समझ में आया? अगला चलते हैं अपन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम पे सिर्फ एक फैमिली पेंशन है, उस फैमिली पेंशन का आप डिडक्शन लिख लो, आपको अदर सोर्सेज में याद आएगा 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। आपको अदर सोर्सेज में अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो वो थी 1/3 और 15,000, अब वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अब अपन। नेक्स्ट है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं ना, इनको पता नहीं है क्लबिंग ऑफ इनकम क्या भला है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब जब अपन 5 हेड की इनकम पढ़ लेते हैं, 5 हेड की इनकम के बाद हम अड़ोस पड़ोस की इनकम भी अपने आप में क्लब कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि बीवी की जो इनकम हो रही है वो भी तुम्हारी, बच्चों की जो इनकम हो रही है वो भी तुम्हारी। अब क्या कह रहा है? हाँ, इसको आलिया भट्ट याद आ गई, जयेश, ठीक है। तो हमारे दोनों अल्लू। तो अब उस क्लबिंग ऑफ इनकम में डिडक्शन हमने एक ही पढ़ा है कि जब आप अपने माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब करोगे तो 1500 रुपये का पर चाइल्ड डिडक्शन मिलता था, वो 1500 का डिडक्शन नहीं मिला। इनकम तो सारी क्लब होगी, 1500 रुपये क्या नहीं होंगे, माफ़ नहीं होंगे। डन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला। ये तो भूल ही जाओ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला कोई रूल था
वो इस अल्टरनेट टैक्स रिजाइम में भूल जाओ, सेट ऑफ तो नहीं, कैरी फॉरवर्ड को भूल जाओ कि कैरी फॉरवर्ड न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउड नहीं है, सेट ऑफ अलाउड है, उसमें भी हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ किसी और हेड से अलाउड नहीं। वापस बोलता हूँ, पहले मैं आपको चैप्टर याद दिलाता हूँ, आपका ये एकदम ही ब्रीफ में पूरे कोर्स का रिवीजन हो गया। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हमने ये पढ़ा है कि अगर आपका किसी एक हेड में लॉस है तो उसको आप सेम हेड से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मतलब हाउस 1 का लॉस हाउस 2 से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर लॉस ज़्यादा है तो फिर उसको आप किसी और हेड से भी चूज सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब हाउस 1 का लॉस था 1 लाख, हाउस 2 का प्रॉफिट ही था 30,000, तो 30 तो एडजस्ट हो जाएंगे, 70,000 का लॉस अभी भी बचा। फिर उस 70,000 के लॉस को अपन PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सैलरी, इनसे एडजस्ट करते थे। न्यू टैक्स रिजाइम में ये इंटर हेड हाउस प्रॉपर्टी का अलाउड नहीं, बाकी किसी और का अलाउड है। PGBP का लॉस है, वो आप हाउस प्रॉपर्टी से करना चाहते हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का किसी और से अलाउड नहीं होगा, ये स्पेशल। प्लस फिर हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या पढ़ा, पहले सेट ऑफ विद इन द ईयर, नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या करो, कैरी फॉरवर्ड अगले साल में करो। न्यू टैक्स रिजाइम में कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं, इस साल में कर लो जो करना, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। समझ में आया? इसका मतलब अगर आपने रेगुलर टैक्स कैलकुलेट करते समय कोई कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस माइनस किया है तो उस लॉस को वापस से आप क्या कर देना, ऐड कर देना। डन। देन डिडक्शंस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यूँ मान लो ये चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 80C से लेके 80U तक का कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट 80CCD2, 80JJAA और C वाला जो 80LA लिखा हुआ है उसको तो कट कर दो, हमने पढ़ा ही नहीं है कौन सा ये एल है ना। तो ये लॉस एंजलिस वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको कट कर दो। कौन सा है 80CCD2, ए नन्हे मुन्ने नोनी वालों ने तो आज ही पढ़ा है 80CCD2, बोल छोरे कौन सा 80CCD2? हाँ तुमने आज पढ़ा है, तुम्हें याद है, इन्होंने बरसों से पढ़ रखा तो भी याद नहीं होगा। बोल बेटे 80CCD2, न्यू पेंशन स्कीम वाला 80CCD2 था, बोल भाई 80CCD2। अरे वाह, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन नहीं था, पेंशन था। हाँ बेटा क्या था उसमें, कितना परसेंट था? ये क्या पूछ लिया आपने मुझसे? हाँ बता रहा था 10% और 14%। तेरे लिए चाय कॉफ़ी जो तू बोले वो मंगा दूँ, बोल। सही बोल रहा है छोरा। 10% फॉर नॉन गवर्नमेंट, 14% फॉर गवर्नमेंट, वो अभी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ये सेक्शन बहुत कम यूज में आता है, बहुत रेयर होता है। तो अगर अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम का क्वेश्चन वो दे रहा है ना, तो क्वेश्चन अपने आप में ही भारी बन जाता है, स्पेशल नॉलेज रिक्वायर होती है, तो कोई सा भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब यूँ मान लो आपने नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करते समय जितने भी सेक्शंस अलाउ किए थे ना, वो सारे डिसअलाउ हो जाएंगे, उन सबको वापस से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना। समझ में आया? डन, ओके। अब खत्म हो गया, बस यही था। रिवाइज करवा दूं मैं आपको, जो जो हमें याद रखना है। सैलरी में HRA नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद था आपका PGBP में साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, है ना। 10AA नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा, 33AB नहीं मिलेगा। तो आपको जो याद रखना है वो तो 3 चीज़ें ही, साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, 10AA नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा। फिर आता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में कोई स्पेशल पॉइंट नहीं। फिर आता है अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में सिर्फ फैमिली पेंशन वाला 15,000 और 1/3 वाला डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर आता है क्लबिंग, माइनर बच्चों का 1500 रुपये जो माफ था वो नहीं होगा। फिर आता है आपका सेट ऑफ, सेट ऑफ में हाउस प्रॉपर्टी का किसी और हेड से नहीं कर सकते और कैरी फॉरवर्ड वाला माइनस नहीं कर सकते। डन। फिर आता है डिडक्शंस, कोई सा भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। बस ये 8 पॉइंट पढ़े अपन, 5 तो हेड, फिर उसके बाद क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन। अगर आप ये 8 चीज़ें याद रख लोगे ना तो अंदर की चीज़ें अपने आप याद आती चली जाएगी, अगर आपने मुझे गौर से सुना। सैलरी, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं मिलेगा। डन। PGBP कौन कौन सा, 10AA, साइंटिफिक रिसर्च, 35AD नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन सब अलाउ, कुछ भी स्पेशल नहीं। अदर सोर्सेज, फैमिली पेंशन वाला 15,000 और 1/3 वाला नहीं मिलेगा। 5 हो गया। क्लबिंग, माइनर बच्चों का 1500, है ना। सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकती और कैरी फॉरवर्ड को भूल जाओ। डन।
डिडक्शंस, कोई सा भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, हो गया अल्टरनेट टैक्स में। अब जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपके लिए काम की, आपके लिए काम की नहीं है, सिर्फ सुन लो, ये ऑप्शन है, अब मर्जी पड़े जब जब इसको अप्लाई कर सकते। अब ये ऑप्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों को ढंग से सुनना ही कि जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है उनको ये ऑप्शन ज़िंदगी में 2 बार मिलता है बस, उसके बाद नहीं मिलता। जैसे मेरी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से, अगर मैंने एक बार ये अल्टरनेट टैक्स रिजाइम अप्लाई कर लिया तो कर लिया, डन। अब अगर मुझे लगता है कि यार मेरा तो उल्टा नुकसान हो रहा है तो मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, फिर मैं इसको छोड़ के वापस से किसी साल में रेगुलर टैक्स रिजाइम पे जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को मुझे वापस नहीं जाना है तो मैं नहीं जा सकता। बिजनेस वालों के लिए ये ऑप्शन ज़िंदगी में एक बार खुला है। आप अगर अल्टरनेट टैक्स रिजाइम में आ गए सो आ गए, एक बार ऑप्शन मिल गया। हाँ, आपको बाहर निकलना है, निकल सकते हो, अब आपको वापस इधर आना है तो वो रास्ता आपके लिए क्या है, बंद। समझ में आया? लेकिन जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है उसके लिए अल्टरनेट टैक्स रिजाइम हमेशा खुला है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी, 1 साल इस पे दिया, 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 तुम्हारी मर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? डन, क्लियर है सबको? ओके। कुछ स्पेशल पॉइंट जो आपको सॉल्यूशन के टाइम पे याद रखने हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वो आपके पेज नंबर 681 पे लिखे हुए। मैं आईपीसीजी वालों से अनुरोध करूंगा कि इस पेज का तो आप पिक ले ही लो। ये ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स है जो शायद अपन सॉल्व करते टाइम भूल जाएं, तो 1 बाय 1 पढ़ो। न्यू टैक्स रिजाइम इज ऑप्शनल, बता दिया मैंने आपको, कौन कौन कब कब ले सकता है ये भी बता दिया। सेकंड, इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएल, पार्टनरशिप फर्म कंपनी के लिए नहीं है। सेकंड, ये भी थर्ड पॉइंट भी मैंने बता दिया कि एनी एसएससी हु डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कैन ऑप्ट इट एवरी ईयर, अंदर बार हर साल कर सकता है भाई। नेक्स्ट, अ सैलरीड एम्प्लॉय मे गिव एम्प्लॉय, अब ये थर्ड टेक्निकल पॉइंट है कि सैलरीड एम्प्लॉय जो नौकरी करता है वो अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बता दे कि वो अल्टरनेट टैक्स रिजाइम यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, ताकि उसका एम्प्लॉयर टीडीएस उसी हिसाब से डिडक्ट करे। क्योंकि सैलरी में टीडीएस की कोई रेट नहीं होती। आपने पढ़ा है रेंट के ऊपर 10% की रेट होती है, कमीशन के ऊपर 5% की रेट होती है, डिविडेंड के ऊपर 10% की रेट होती है, कैजुअल इनकम पे 30% की रेट होती है, ऐसे रेट्स होती है। सैलरी में कोई रेट नहीं होती। मेरे यहाँ पे अगर वर्षा मैम काम कर रही है तो मुझे वर्षा मैम की सैलरी खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उनकी सैलरी में कितना टैक्स लग रहा है, और जितना भी टैक्स लग रहा है वो पूरा मुझे ही डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वर्षा मैम को मुझे साल के पहले ही बता देना है कि वो इस वाले स्लैब में आना चाहती है कि इस वाले स्लैब में आना चाहती है। वो जिस स्लैब में आना चाहेगी मैं उसके अकॉर्डिंगली उनका टैक्स कैलकुलेट करके मैं डिडक्ट करूँगा। समझ में आया? पर आपके सोल्यूशन में ये मैटर का नहीं, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर का है। नेक्स्ट, द रिबेट अंडर सेक्शन 87A मोस्ट इंपॉर्टेंट शैल बी अवेलेबल इवन इफ असेसी आउट फॉर न्यू टैक्स। मतलब अगर असेसी की इनकम 5 लाख तक है तो उसका टैक्स तो अभी भी माफ है। क्या फ़र्क पड़ रहा है 5 लाख तक? 5 लाख तक में उसका टैक्स तो अभी भी माफ है, 12,500 तक का। डन। नेक्स्ट, इनकम ऑन विच स्पेशल टैक्स रेट, जितनी भी इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगती है ना वो अभी भी लगेगी। मतलब आप भले ही न्यू टैक्स रिजाइम में आ गए हो, 111A पे 15% तो 15%, 112 पे 20% तो 20%, 112A पे 10% तो 10%, कैजुअल इनकम पे 30% तो 30%। डन। नेक्स्ट, रेट ऑफ सरचार्ज विल रिमेन सेम। सरचार्ज कितना था? 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ के ऊपर 15%, 2 करोड़ के ऊपर 25%, 5 करोड़ के ऊपर 37%। देखो याद था भी इधर ही, यहाँ पे भी वही रहेगा, 10, 15, 25, 37। आप बाद में पढ़ोगे, आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द असेसी ऑप्ट्स फॉर न्यू अल्टरनेट टैक्स रिजाइम देन द प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, डबल अंडरलाइन कर लो, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लिखो, AMT शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब कैसे एप्लीकेबल होगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में 3 चीज़ें एप्लीकेबल होती थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें एप्लीकेबल होती थी? 10AA, 35AD और डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। वो सारी चीज़ें तो डिसअलाउ कर दी आपने यहाँ पे।
तो फिर क्या अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नॉर्मल टैक्स ले लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टोटल इनकम लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये आपको तरीका बता रखा है, आपके मतलब का नहीं है। उन्होंने यूँ कहा है कि अगर आपकी इनकम कम है और इन्वेस्टमेंट एटीसी वाले इन्वेस्टमेंट्स आपके ज़्यादा हैं तो आप इधर आना। आपकी इनकम ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स आपके कम है तो आप इधर आना। समझ में आया? फिर भी आखिरी में वो बोलता है कि इधर आना कि उधर आना, कैलकुलेट करके देखना। जब कैलकुलेट करके देखना ही है तो तूने मंत्र क्यों बताया? ठीक है, हमें तो सॉल्यूशन में कैलकुलेट करके बताना ही पड़ेगा कि ये लो भाई अल्टरनेट टैक्स न्यू सॉरी रेगुलर वाले में ये टैक्स और अल्टरनेट वाले में। समझ में आया? क्लियर? टाइम है हमारे पास, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी। कल मैं इस अल्टरनेट टैक्स डिजाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पहले के 2 चैप्टर्स में आए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।